नमस्कार दोस्तों। सोचिए आपके सामने एक शांत पहाड़ी घाटी हो और अचानक ऊपर से पानी, बर्फ, चट्टान और मलबे का ऐसा सैलाब टूट पड़े कि संभलने का मौका तक न मिले। नेपाल के रासुआ में सामने आया यह भयावह मंजर सिर्फ एक फ्लड की कहानी नहीं है। इसके पीछे छिपी है हिमालय की बेहद कॉम्प्लेक्स जियोग्राफी, ग्लेशियर्स, मेल्टिंग आइस, अनस्टेबल स्लोप्स और ग्लेशियर लेक्स की कहानी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह ग्लोफ था, ग्लेशियर कोलैप्स था, या किसी एवलांच ने इस तबाही की शुरुआत की? आज इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो चलिए अब जानते हैं इस तबाही के कारण को विस्तार से। सबसे पहले मैप पर लोकेशन समझ लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी यहाँ हीरो भी है और विलन भी। घटना नेपाल चाइना बॉर्डर के पास हाई हिमालयन टेरेन में हुई। लेंडे खोला, भोटे कोसी और आगे त्रिशूली रिवर सिस्टम इस घटना से जुड़ा है। ऊपर एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है और वैलीज बहुत नैरो हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर हज़ारों टन आइस और रॉक अचानक किसी नैरो रिवर चैनल में आ जाएं, तो पानी के पास पीछे हटने की जगह ही कितनी होगी। यही ज्योग्राफी फ्लड को और डिस्ट्रक्टिव बना सकती है। अब सबसे बेसिक कंसेप्ट ग्लेशियर। ग्लेशियर को सिर्फ पहाड़ पर पड़ी बर्फ समझना गलती होगी। लंबे समय तक स्नोफॉल जमा होती है, प्रेशर के कारण वह डेंस आइस में बदलती है और फिर ग्रेविटी की वजह से बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करती है। यानी ग्लेशियर टेक्निकली एक स्लो मूविंग मास ऑफ आइस है। इसकी स्पीड सामान्य नदी जैसी नहीं होती, लेकिन यह लैंडस्केप को हज़ारों सालों में रीशेप कर सकती है। और जब क्लाइमेट वार्म होता है तो इस पूरे सिस्टम का बैलेंस बदलने लगता है। अब ग्लेशियर के पिघलने से दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ग्लेशियर लेक। जब ग्लेशियर पीछे हटता है तो उसके सामने या आसपास डिप्रेशन में मेल्ट वाटर जमा हो सकता है। ग्लेशियर अपने साथ रॉक्स और डेब्री भी लाता है। ये मटेरियल जमा होकर मोरेन बनाता है, जो कई बार नेचुरल डैम की तरह पानी को रोकती है। बाहर से देखने पर यह एक खूबसूरत माउंटेन लेक लग सकती है, लेकिन अगर इस नेचुरल डैम की स्टेबिलिटी खराब हो जाए तो यही लेक अचानक डिजास्टर का सोर्स बन सकती है। ग्लोफ का पूरा नाम है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। आसान भाषा में कहें तो पहाड़ के ऊपर एक ग्लेशियर लेक है, उसमें बहुत सारा पानी जमा है और उसे रोकने वाला नेचुरल डैम फेल हो जाता है। फिर पानी नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे नहीं निकलता, बल्कि अचानक से बाहर निकल सकता है। और यही डिफरेंस उसे डेंजरस बनाता है। ट्रिगर अलग अलग हो सकते हैं, आइस या रॉक अवलांच, लैंडस्लाइड, एक्सट्रीम रेनफॉल या लेक के अंदर बड़ी बड़ी वेव बनना। यानी माउंटेन ने अगर प्रेशर कुकर बना लिया तो लीड हटते ही पानी नीचे की तरफ दौड़ सकता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। इस डिजास्टर को कई जगह ग्लोफ कहा जा रहा है, लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अभी से कन्फर्म्ड ग्लोफ कहना जल्दबाजी होगी। ICIMOD की प्रिलिमिनरी असेसमेंट में हाई एल्टीट्यूड आइस रॉक अवलांच को सस्पेक्टेड ट्रिगर बताया गया है। इससे भारी डेब्री रिवर में आया और टेम्पररी ब्लॉकेज बनने की पॉसिबिलिटी भी सामने आई। इसीलिए अभी सेफेस्ट डिस्क्रिप्शन है ग्लेशियर रिलेटेड आइस रॉक अवलांच और फ्लैश फ्लड इवेंट, जबकि ग्लोफ की पॉसिबल कंट्रीब्यूशन की जांच जारी है। न्यूज़ में हेडलाइन जल्दी आती है, साइंस में कंक्लूजन थोड़ा बाद में आता है। बस यही फ़र्क समझिए। अब आता है इस कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा। घटना के आसपास सिस्मिक सिग्नल रिकॉर्ड हुआ और शुरुआती रिपोर्ट्स में मैग्नीट्यूड 4.4 अर्थक्वेक की बात आई, लेकिन बाद की एनालिसिस ने इस इंटरप्रिटेशन पर सवाल उठाया। संभावना यह बनी कि इतना बड़ा लैंडस्लाइड या ग्लेशियर कोलैप्स खुद ज़मीन में ऐसी शेकिंग पैदा कर सकता है जिसे सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट्स डिटेक्ट न करें। यानी ज़रूरी नहीं कि अर्थक्वेक ने लैंडस्लाइड कराया हो, संभव है कि लैंडस्लाइड ने ही अर्थक्वेक जैसा सिग्नल पैदा कर दिया हो। यह फ़र्क छोटा लगता है, लेकिन डिजास्टर का एक्चुअल ट्रिगर समझने के लिए बहुत बड़ा है। अब क्लाइमेट चेंज को लेकर भी एक कॉमन मिस्टेक होती है, हर डिजास्टर को सीधे क्लाइमेट चेंज के नाम पर डाल देना। साइंस इतना सिंपल नहीं है, लेकिन क्लाइमेट वार्मिंग माउंटेन सिस्टम को बदल जरूर रही है। ग्लेशियर्स रिट्रीट कर सकते हैं, ग्लेशियर लेक एक्सपेंड हो सकती है, फ्रोजन ग्राउंड यानी परमाफ्रॉस्ट कमज़ोर हो सकता है और स्टीप स्लोप्स की स्टेबिलिटी बदल सकती है। इसलिए क्लाइमेट चेंज को कई बार डायरेक्ट ट्रिगर नहीं बल्कि रिस्क मल्टीप्लायर की तरह समझना ज़्यादा सही है। ICIMOD ने भी इस स्पेसिफिक इवेंट में क्लाइमेट चेंज के एग्जैक्ट रोल पर अभी कंक्लूजन देने से सावधानी बरती है। हिमालय में रिस्क सिर्फ इसलिए ज़्यादा नहीं है कि वहाँ ग्लेशियर्स हैं। पूरी ज्योग्राफी एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनाती है। स्टीप स्लोप्स हैं, नैरो वैलीज हैं, लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक का खतरा है। ग्लेशियर्स और स्नो में ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड है और नीचे की वैलीज में रोड्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेज और सेटलमेंट भी बढ़ रहे हैं। इसलिए एक नेचुरल हजार्ड और ह्यूमन एक्सपोजर जब एक ही जगह ओवरलैप करते हैं तो नुकसान कई गुना बढ़ सकता है। कहावत है, आग में घी डालोगे तो क्या होगा। यह नेचुरल हजार्ड और वल्नरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ वैसा ही कॉम्बिनेशन बना देते हैं।
अब इसे सिर्फ नेपाल की प्रॉब्लम मत समझिए। इंडिया का हिमालयन रीजन भी इसी लार्जर माउंटेन सिस्टम का हिस्सा है। इसरो की सैटेलाइट एनालिसिस में इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन्स में 10 हेक्टेयर से बड़ी 2431 ग्लेशियल लेक्स आइडेंटिफाई की गई थी। इनमें से 676 लेक्स 1984 के बाद सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड पाई गई और 130 इंडिया में थी। इसका मतलब यह नहीं है कि यह सभी लेक्स डिजास्टर करने वाली हैं, लेकिन सैटेलाइट मॉनिटरिंग से हमें यह समझ में आता है कि लैंडस्केप बदल रहा है और रिस्क असेसमेंट लगातार ज़रूरी है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, क्या ऐसे डिजास्टर को रोका जा सकता है? पूरी तरह नहीं, लेकिन रिस्क काफ़ी कम किया जा सकता है। सैटेलाइट इमेजरी से ग्लेशियल लेक्स मॉनिटर की जा सकती हैं। वाटर लेवल और रिवर सेंसर्स सडन चेंजेस डिटेक्ट कर सकते हैं। हजार्ड मैप से पता लगाया जा सकता है कि कौन से सेटलमेंट्स ज़्यादा वल्नरेबल हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लोगों को इवैक्यूएशन का समय दे सकते हैं। इंडिया में इसरो भी हिमालयन ग्लेशियल लेक्स की मॉनिटरिंग और ग्लोफ मॉडलिंग पर काम कर रहा है। यानी टेक्नोलॉजी यहाँ सिर्फ सेटेलाइट फ़ोटो लेने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ सेविंग टूल बन सकती है। तो इस पूरी घटना से सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? ग्लेशियर को सिर्फ बर्फ़, ग्लेशियर लेक को सिर्फ पानी और फ्लड को सिर्फ फ्लड समझने से पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। हिमालय एक कनेक्टेड सिस्टम है। क्लाइमेट बदलता है, ग्लेशियर रिस्पॉन्ड करता है, लेक्स बदलती हैं, स्लोप्स अनस्टेबल हो सकती हैं और फिर उसका असर रिवर और डाउन स्ट्रीम पॉपुलेशन पर पड़ सकता है। इसलिए अगली बार जब आप ग्लोफ शब्द सुने तो सिर्फ बर्फ़ से आई बाढ़ मत समझिए, उसके पीछे पूरी ज्योग्राफी और क्लाइमेट सिस्टम काम कर रहा होता है। और अब एक सवाल आपके लिए, अगर पहाड़ों में ऐसी घटनाओं का रिस्क बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए? क्या हमें हाइड्रो पावर और रोड्स को रोक देना चाहिए या बेहतर प्लानिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ऐसे करंट अफेयर्स सिर्फ न्यूज़ की तरह नहीं बल्कि ज्योग्राफी और साइंस के साथ समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।